गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, 15th चैप्टर हमारा, जिसमें हमने पर कैपिटा इनकम, डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ में, मतलब कौन कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी थी जो कि हाईली डेवलप्ड थी, या फिर ऐसी कंट्रीज है मीडियम डेवलप्ड या फिर लेस डेवलप्ड। हमारी जो कंट्री थी वो मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती है। ओके, उसमें भी कुछ वो थे पॉइंट्स थे कि लाइक 0.8 या उससे ज़्यादा अगर वैल्यू होती है आउट ऑफ 1 तो वो कंट्रीज हाईली डेवलप्ड होती है, और अगर 0.5 से 0.8 के बीच में अगर वैल्यू रहती तो मीडियम डेवलप्ड रहती हैं। और जो अगर 0.5 से जिनकी कंट्रीज़ की वैल्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू जिनकी भी 0.5 से कम हो तो वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। आज हम पढ़ेंगे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है ना, वो कंट्रीज आर्थिक तरीके से पूरी तरीके से सक्षम है। डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि ऐसी कंट्रीज जो कि अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है, मतलब उन्हें प्रोग्रेस दिखती नजर आ रही है और आने वाले सालों में ये डेवलप्ड हो जाएगी। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। डेवलपिंग कंट्रीज आर दोज कंट्रीज वेयर सिटीजन इजीली फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, है ना। डेवलप कंट्रीज के सिटीजन, अगर हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ की डेफिनेशन, क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स बहुत ही आसानी से अपनी जो बेसिक नीड है फूड, क्लॉथिंग और ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर पाते हैं। पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट आर अंडर कंट्रोल इन दिस कंट्रीज। गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है, कंट्रोल्ड होता है। इनके एग्जाम्पल से जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये ऐसे कंट्रीज़ के एग्जाम्पल है जहाँ पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल है और आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम है कंट्री, यानी कि डेवलप्ड। मतलब डेवलप्ड कंट्री से कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो उसको किस तरीके से इकोनॉमिकली वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसको हम बोल, ये भी एक वो होता है कि वो कंट्रीज डेवलप्ड है कि लाइक जापान की हम बात करते हैं, वो आए दिन वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ होती रहती है, लाइक अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, उसके बावजूद भी आफ्टर द अगर अर्थक्वेक होने के बाद भी साल भर में वापस से वैसा का वैसा हो जाता है। तो ये साइन है कि डेवलप्ड कंट्री की। ओके, on the contrary, there are also such countries where citizens do not get sufficient food, clothing is also in limited quantity and their standard of living is very low. और ऐसी भी कंट्रीज होती है जहाँ पर उनको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है, अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में रहती है, और कुछ ऐसे रहते हैं कि वो उनके जो स्टैंडर्ड लिविंग है काफ़ी लो रहती है। इन दिस कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी आर फाउंड ऑन लार्ज स्केल। ऐसी कंट्रीज में रोजगार बहुत कम होता है और इलिटरेसी यानी पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। दिस कंट्रीज आर कॉल्ड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसी कंट्रीज को हम या तो अंडर डेवलप बोलते हैं या फिर डेवलपिंग हो रही है, मतलब ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इसके एग्जाम्पल हो गए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे एग्जाम्पल हो गए डेवलपिंग कंट्रीज के। क्योंकि आपने हमने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, बहुत सारे पीपल्स एजुकेटेड भी नहीं है, बेसिक जो ऐसे सारे पीपल्स ऐसे नहीं हैं जो कि अपने बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कंप्लीट कर सकें। ओके, और हर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक जैसी नहीं है, बहुत सौ की लो लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसकी वजह से ये इन सारी कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज भी कहा जाता है। दिस अंडर डेवलप कंट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड पुअर, बैकवर्ड डेवलपिंग और अदर अंडर डेवलप कंट्रीज। ऐसी कंट्रीज़ को बैकवर्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, पुअर कंट्रीज भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ के पीपल्स इतने सक्षम नहीं है। It is difficult to determine whether a country is developed one or developing one. Even then, the developed and the developed countries can be distinguished on some basis. Okay, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है डिटरमाइन करने की कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं, पर कौन कौन से मेजर्स देखे जाते हैं कि इन सारी चीज़ें अगर ठीक रहेगी तो वो कंट्री डेवलप्ड होगी, है ना। ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके मद्देनजर ही ये क्लासीफाई करते हैं कि कंट्रीज डेवलप्ड है या नहीं है। इसके लिए टेबल दी रखी है 262 पे, जहाँ पे मेजर्स दे रखे हैं। एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज के नाम दे रखा है और एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज के नाम दे रखा है। लाइक सबसे पहला मेजर देखा जाता है एग्रीकल्चर। अगर डेवलप कंट्री में एग्रीकल्चर इतना बेस्ड नहीं रहता, नॉट एग्रीकल्चर बेस्ड, है ना, वो लोग इतने एग्रीकल्चर पे इतना रिलाई नहीं होते हैं। वैसे डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो एग्रीकल्चर पे ही रहता है, वो बेस्ड होती है उनकी एग्रीकल्चर पे ही रहता है। नेचुरल रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, वहाँ पर अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज होती है उसको फुली यूटिलाइज करते हैं। वेयर एज द डेवलपिंग कंट्री होती है वो लोग अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि उस पैमाने पे भले उनके पास मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, बढ़िया नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर उस पैमाने पे वो उसको यूज़ नहीं कर पाते। फिर आती पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम ऑफ पर पर्सन इन ए कंट्री ज़्यादा होती है।
और वेरएस ऑब्वियसली बात है डेवलपिंग कंट्री में कम होती है। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि वहाँ पे पैसा जो है, फिर हम कैपिटल यानी पैसा बोलते हैं, फॉर्मेशन वो कितना है, कैसा है, तो ऑब्वियसली बात है डेवलप कंट्री में हाई रहता है, डेवलपिंग कंट्री में लो रहता है। इंडस्ट्रीज मेजर, वहाँ पे मेजर जो रहता है इंडस्ट्रीज रहती हैं। जब डेवलप कंट्रीज होगी ऑब्वियसली बात है इतना कमाएगी, तो कहाँ से कमाएगी, इंडस्ट्रीज के बेसिस पे, है ना, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज इनके बेसिस पे। वेयर यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री में लेस इफेक्टिव रहती है इंडस्ट्रीज। अब ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम हमारी कंट्री का एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे 52% ऑफ जो परसेंटेज होता है इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर के बेसिस पर ही रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप कंट्री में मिनिमम रहता है और ऑब्वियसली होता है लेस डेवलप कंट्री में मोर रहता है। बैंकिंग और इंश्योरेंस डेवलप सफिशेंटली, जो जैसे जितनी भी डेवलप कंट्री होती है वहाँ पे हर इंसान का इंश्योरेंस होता है, उनकी सारी बैंकिंग फैसिलिटीज उनको अवेलेबल होती है। इंडिया स्टिल अंडर डेवलप्ड बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली बात है हर किसी का अपना बीमा नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं होता। हर ऐसे बहुत सारे पीपल्स जिनका खाता ही नहीं होता, इनका बैंक अकाउंट ही नहीं होते। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, डेवलप्ड कंट्री में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो रहते हैं, वेरस डेवलपिंग जो कंट्री, जो अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ पे ये हाई रहता है। रूरल पॉपुलेशन रेस, गांव में जो पीपल रहते हैं वहाँ पे कम रहते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ गाँव की पॉपुलेशन ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीने कितनी उम्र तक ज़्यादा से ज़्यादा जी सकते हैं वो डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा रहती है, यहाँ पे कम रहती है। रीज़न यही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन ऑब्वियसली तो डेवलप्ड कंट्री से बहुत ज़्यादा रहती है। उसका एग्जांपल ले लीजिए जापान का, कितनी टेक्निकली आगे है, वेरस हम अभी पिछड़ रहे हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। लिटरेसी ऑलमोस्ट सभी लिटरेट होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। यहाँ पर आप ऑब्वियसली दे सकते हैं, हमारी कंट्रीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जहाँ पे लिटरेसी पहुँची भी नहीं, मतलब वहाँ पे वो लोग वेल एजुकेटेड भी नहीं। द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, क्या डिफरेंस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज? तो यूनाइटेड नेशन ने ऐसी डेफिनेशन दी कि डेवलपिंग कंट्रीज आर दोज कंट्रीज हुज पर कैपिटा रियल इनकम इज लेस एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जिसकी पर कैपिटा जो इनकम है, वो जो रियल इनकम है वो लेस है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड। मतलब कि जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज इनकम है पर पर्सन की इंडिया की। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर इंसान की वही हो, कुछ उससे ज़्यादा कमाता है, कुछ उससे बिल्कुल कम कमाता हो, नेग्लिजिबल अमाउंट कमाता। पर लेकिन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो सबकी एक जैसी है। यू कैन मेजर द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री हैविंग एन इक्वल। सो दैट इज़ वाई यूनाइटेड नेशन ने इन कंट्रीज को डेवलप नेशन के अंडर कैटेगराइज किया है। The World Bank in its development report of 2006 has used the measure of per capita income to distinguish between developed countries and developing countries. According to this report, countries having per capita income rupees 4,53,000 or more are considered to be developed countries. अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2006 के हिसाब से पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की ऐसी है कि डेवलप कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम अप्रॉक्सीमेटली 4,53,000 है, वेयर एज कि डेवलपिंग जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे पर कैपिटा जो इनकम आ रही है वो 37,000 आ रही है। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है ना। वहाँ पे लैक्स पर बात चल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 4,35,000 और 50 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख, और यहाँ पर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में वहाँ के पर कैपिटा इनकम कितनी, ओनली 37,000, जो कि काफ़ी लो है। ओके, Among different countries of the world, some are fully developed while are underdeveloped. In the same manner, a country is made up of different states together, in which some states are developed while others are developing states. अब हम सभी जानते हैं कि वो जो दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो डेवलप्ड है और सब अंडर डेवलप्ड है, और सभी कंट्रीज में डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, है ना, जो कि मिलकर अपनी कंट्री बनाते हैं। तो उसमें से ऐसा देखा कि ऐसे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जहाँ जो कि अंडर डेवलप्ड होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। अब अगर हमारे यहाँ एग्जांपल ले, अगर हम तमिलनाडु या फिर हम कर्नाटका साइड आ जाए, तो दे आर हाईली डेवलप्ड, लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। गुजरात चले जाइए, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। अब उनको बोल सकते हैं, हमारी कंट्री का डेवलप्ड स्टेट्स की बात करते हैं, गुजरात उसमें नाम आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। सो दे आर डेवलप्ड स्टेट।
और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड है। लाइक इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, बिहार का हो गया है ना, दे आर अंडर डेवलप्ड स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट करता है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, दे आर अंडर डेवलप्ड स्टेट्स। तो ये सारी चीज़ें भी आती है। ओके, इफ यू लुक एट इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी कैन फाइंड that in India some states are comparatively developed states and some states are underdeveloped states, okay, or backward states. We can classify 15 big states of India into two classes on the ground per capita income, that is developed states and developing states. पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आर इन द लिस्ट ऑफ डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के जो कि डेवलप्ड है। हाल वेर एस मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार एक्सेट्रा ऐसे स्टेट्स हैं जो कि स्टिल दे आर डेवलपिंग। ओके, अकॉर्डिंग तो सेंसस ऑफ 2001 90% टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री रिसाइड इन दिस स्टेट्स। अब इन्हीं स्टेट्स को सर्वे में क्यों लिया गया, क्योंकि 90% ऑफ पॉपुलेशन जो होती है इन्हीं स्टेट्स पे होती है। जो मैंने दोनों डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड दोनों स्टेट्स के नाम लिए, इसमें 90% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की रह रही है, इसीलिए इन स्टेट्स के नाम ले रखे। आउट ऑफ दिस 47% पॉपुलेशन रिसाइड्स कंपैरेटिवली इन डेवलप्ड स्टेट्स एंड 42% रिसाइड्स इन डेवलपिंग और बैकवर्ड स्टेट्स, और जिसमें से 48% ऑफ पीपल जो रहते हैं वो डेवलप्ड स्टेट्स में रह रहे हैं और 42% पीपल ऐसे हैं जो कि इन डेवलपिंग स्टेट्स में रह रहे हैं। ओके, अब इसके लिए आपको पेज नंबर 263 पर एक टेबल दे रखी है जिस पे जो कि डेवलप्ड स्टेट्स और डेवलपिंग स्टेट्स की टेबल है, जहाँ पर उन्होंने पर कैपिटा इनकम निकाल रखी है, नहीं पर पर्सन एवरेज इनकम निकाल रखी है। अब बस आप उसको अगर ध्यान से स्टडी करेंगे तो वैसे 2 से 3, लाइक हरियाणा है, हरियाणा की सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 32,000 है, महाराष्ट्र की 30,000 है, पंजाब की भी 30,000 अप्रॉक्सीमेटली है पर कैपिटा इनकम। अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे जो डेवलपिंग स्टेट्स है लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट्स के बताना, हालांकि इसमें और भी स्टेट्स हैं उनका आप स्टडी कीजिएगा बुक से। राजस्थान में पर कैपिटा इनकम 16,000 अप्रॉक्सीमेटली है, उत्तर प्रदेश में 14,000 है एंड वेर एज मध्य प्रदेश में 14,000 अप्रॉक्सीमेटली, तो काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू दिस 3 डेवलपिंग स्टेट्स। तो इससे आप आंकड़ा पता कर सकते हो कि स्टेट्स टू स्टेट्स भी वेरी करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर ये स्टेट्स भी डेवलप हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो नेशनल जो हमारा नेशन जो है वो शायद और पास पहुंच जाए एज अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, among the developed states, the top most position is of Haryana on the basis of per capita income, while among the developing states पर जो कैपिटा है यहाँ बिहार का वो सबसे ज़्यादा कम है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है हरियाणा। ओके, इसके बाद आती है इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, कैसे हम इकोनॉमी को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट एफर्ट करती है, तो उसमें पहले सबसे पहले जाता है प्री डिसाइडेड एम, है ना, पहले से सोचना पड़ता है कि हमें क्या क्या चीज़ें अकम्प्लिश करनी है ना, कहाँ चीज़ें हमें काम करना है। जिस लाइक हमें अगर हमारी देश की इकोनॉमी सुधारनी है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर प्लान होना, पहले से पहले हमारे पास प्लान होना चाहिए कि हम किस किस जगह कहाँ हमें कमी आ रही है, तो पहले उस चीज़ों को लूप होल्स को फिल करें। फिर उसके बाद में जो भी उसका डिस्क्रिप्शन देना कि हम कौन कौन से सोर्सेस हम कहाँ और कैसे, जो हमने प्री डिटरमाइंड जो हमारे एम है, जो हमने पहले सोच रखा है हमें इन एरियाज पे हमें काम करना है, इनको फुलफिल करना है, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल सोर्सेज हैं, हम उसको कैसे इन कामों में लगा सकते हैं जो हमने सोच रखा। तो इसके लिए हमारे यहाँ क्या होता है, प्लानिंग कमीशंस बिठाए जाते हैं। ओके, प्लानिंग इन इंडिया एंड एम ऑफ प्लानिंग, है ना। तो ये कैसे करते हैं, इन इंडिया नेशनल लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन बिफोर अचीविंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस अचीव करने से पहले जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो इस बात का ध्यान में रख रहे थे कि पहले हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिससे कि हमारा देश डेवलप करे। ओके, इसी दौरान 1934 में सर विश्वरिया प्रेजेंट ए 10-year प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और सर विश्वरिया ने पहली बार 10 साल का इकोनॉमिक प्लान दिया था जिसमें कि वापस से इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, वापस से इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स हमको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा सके थे इकोनॉमिकली, है ना, बहुत कुछ लूट चुके थे, हमारे इंडिया से वेल्थ को ख़त्म कर चुके थे, जो खजाना था इंडिया का पूरा ख़त्म कर चुके थे।
After that, in 1944, the Bombay Plan by the major industrialists of the country and the Gandhian Plan, Gandhiwadi Yojana, by Shriman नारायण वॉज प्रेजेंटेड बट दिस प्लान्स कुड नॉट गेट इम्प्लीमेंट ड्यू टू सम प्रैक्टिकल रीजन। इसके बाद इसके अलावा भी 1944 में बॉम्बे प्लान जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया था, इसके साथ एक गांधीयन प्लान दिया था जो कि श्रीमन नारायण ने दिया था। पर लेकिन ये दोनों ही योजना जो थी, जो दोनों ही जो प्लान थे, ये दोनों को ही खारिज कर दिया गया, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करा हुआ ड्यू टू सम प्रैक्टिकल रीजन। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन to make plan for country, the planning commission was set up in 15th of March 1950। जब इंडिया के इंडिपेंडेंस होगी तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बिठाया गया, है ना। बट by now 12 5-year plans have been prepared by the commission and implemented by the government of India. At present, the 12th year plan has been implemented from the 1st of April 2012। ओके, इसके बाद से 1950 के बाद से ऐसे 12 प्लान बन चुके। हर एक प्लान की जो वैल्यू टाइम लिमिट होती है 5 साल की होती है। इन 5 सालों में लोग डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं कि हम 5 साल में एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, हम 5 साल पे इकोनॉमी इस पे इंडस्ट्रीज पे ध्यान देंगे। इनके अलग अलग इनके मापदंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग। लाइक जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मेन फोकस था वो था रेफ्यूजी के ऊपर, कि सबसे पहले एग्रीकल्चर और रेफ्यूजी जो मीन्स पाकिस्तान से जो इंडिया आए हैं उनके लिए सेटअप करके देना, उनको इकोनॉमिकली उनको प्रोत्साहित करना, उनके लिए बिजनेस देना, उनके लिए घर प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़ों की इन्फेसिस थी। तो ये सारे जो 5 जो ईयर के प्लान होते हैं इनमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि हम इन 5 सालों में इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी ऐसे 12 कमीशन प्लान बन चुके हैं। अभी 2012 से 2017 तक 12th प्लान है, तो 2017 के बाद जो आया होगा 13th प्लान आया होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा सिचुएशन है, कौन कौन सी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इन्फोसिस किया जाता है। तो सबसे पहले टॉप 10 हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट, सबसे मेन चीज़ होती है कि इन प्लानिंग कमीशन में डेवलपमेंट हो, सबसे हाथ ज़्यादा हो, इंसान सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। मतलब अगर इंसान एज वेल एज द कंट्री अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनती रहेगी तो ऑब्वियसली बात है वो डेवलप करती जाएगी। तो ऑब्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमी जो इंस्टेबिलिटी हर इंसान से इंडिया में है, लाइक कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई जैसा है कि बिल्कुल भी कमा नहीं पा रहा, कुछ मिडिल क्लास है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए। मीन्स एटलीस्ट जो गरीब है वो इतना कमा सके कि वो अपने जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसको पूरी कर सके। सोशल वेलफेयर एंड टू ऑब्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, और जो इकोनॉमिक सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक जस्टिस यानी सब सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल हो। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाए, एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनाई जाए, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो और इसके साथ साथ गरीबी को ख़त्म करते जाना। ओके, इसके लिए एट अप्रॉक्सीमेटली 12 प्लान्स बनाए दिए जा चुके हैं। या आप पेज नंबर 265 पे एक बार ध्यान दीजिएगा। मैं सिर्फ फर्स्ट प्लान पढ़ रहा हूँ जो कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 को लागू हुआ था। और जो अभी ऑन गोइंग जो प्लान, जो 12th प्लान चल रहा है, मीन्स ख़त्म हो चुका है, हालांकि अब 13th प्लान चल चुका होगा। इट इज़ 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये 12th प्लान चला। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।